अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं आपसे लेबनान में होने वाले हमलों के ऊपर बात करूंगा। ये अपनी नौयत के एक नए किस्म के अटैक्स थे। इनको पेजर और वॉकी टॉकी अटैक्स कहते हैं और इस टाइम पर दुनिया इसराइल के ऊपर ब्लेम कर रही है कि इसराइल इनमें मुलव्वस पाया गया है। इसराइल की शुरू से तारीख रही है कि उसने हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जब भी उसने अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो हम इस हमले के ऊपर नजर डालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल ने अगर ये हमला किया भी है तो इससे पहले किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसराइल अपने दुश्मनों को खत्म करता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो डिफरेंस है जो इसराइल और बाकी दुनिया में है, क्यों दुनिया के बाकी ममालिक आज तक सक्सेसफुल नहीं हो सके इतने प्रिसाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में जैसे कि इसराइल होता है। इसराइल के पास वो क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है जो आज मुस्लिम ममालिक अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सके। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल के जवाब में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में दें ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो सके इस मसले के ऊपर, जो कि एक बड़ी ही सीरियस नौयत का मसला है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे को 3:30 बजे के टाइम दोपहर को लेबनान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर कुछ हमले होते हैं। तो पता चलता है कि कुछ लोगों के पास एक टेक्नोलॉजी थी जिसे पेजर कहते हैं। पेजर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 1970 से 1980 के दरमियान मोबाइल फोन के आने से पहले इस्तेमाल होती थी। इसमें लोग लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से मैसेजेस शेयर करते थे, ऑडियो मैसेजेस भी शेयर हुआ करते थे और आपस में एक कम्युनिकेशन के टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, इस पेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता चला गया और इसकी जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली। स्मार्टफोन्स और इस पेजर टेक्नोलॉजी के अंदर बुनियादी फर्क ये है कि स्मार्टफोन के यूज पे आप सैटेलाइट से नजर रख सकते हैं, लेकिन जो पेजर टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर नजर नहीं रखी जा सकती। इसीलिए आज दुनिया में जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज करती हैं, वो सैटेलाइट सिस्टम से बचने के लिए पेजर और वॉकी टॉकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर जो प्रोमिनेंट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिसमें हमास, हौथीस, हिजबुल्लाह और टीटीपी, तालिबान, आईएसआईएस, अलकायदा, ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहे हैं। दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं जो इन मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनकी इस कम्युनिकेशन को कैसे तोड़ा जा सके। उसके लिए इसराइल ने एक प्लान किया और वो प्लान ये था कि हिजबुल्लाह जिस कंपनी से ये पेजर खरीदता था, इसराइल ने उस कंपनी को ब्राइब करके जो शिपमेंट हिजबुल्लाह तक पहुंचनी थी उन पेजर्स की, उस शिपमेंट से पहले पहले हर पेजर के अंदर 3 ग्राम का एक एक्सप्लोसिव मटेरियल इंस्टॉल कर दिया। और 3:30 बजे के टाइम में एक मैसेज आता है उन तमाम पेजर्स पे। जैसे ही वो रिसीवर मैसेज खोलता है, वो पेजर एक्सप्लोड होता है और वो शख्स जिसके हाथ में वो पेजर है वो भी मारा जाता है और उसके आसपास के लोग भी मारे जाते हैं। और लेबनान के अंदर इस टाइम पर 3000 से ज्यादा लोग इस पेजर एक्सप्लोजन से इस टाइम तक सफर कर चुके हैं, इंजरीज हुई हैं और बहुत से लोग मारे भी जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल ने किस तरह डिटेक्ट किया कि हिजबुल्लाह के लोग पेजर और वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं। फरवरी के अंदर हिजबुल्लाह के जो लीडरशिप थी, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि मोबाइल फोन से आपकी हरकत जो हैं उसको देखा जा रहा होता है। सैटेलाइट के थ्रू आपकी एक्टिविटीज की एस्पिनेज हो रही होती है, आप पर नजर रखी जा रही होती है और आप मोबाइल फोन के इस्तेमाल को छोड़कर पेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया एक ताइवानीज कंपनी को जिसका नाम था गोल्ड एपोलो। इस हमले के बाद जब गोल्ड एपोलो को पूछा गया कि आप ही ने क्या 5000 पेजर्स लेबनान को भेजे थे, उन्होंने कहा जी हां, हम ही ने भेजे थे, लेकिन ये बनाए असल में एक हंगरी की कंपनी है BAC, ये दरअसल पेजर्स उन्होंने बनाए हैं। जब उस कंपनी से पूछा गया तो उसने भी डिनाई कर दिया कि ये पेजर्स जो हैं वो हमने नहीं बनाए, हम तो इसके अंदर एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहे थे, ये पेजर किसी और कंपनी ने बनाए हैं। तो इस चीज ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि इसराइल ने लाजमी इस ताइवानीज और हंगेरियन कंपनी को ब्राइब किया है और जब ये कंपनीज ये पेजर्स बना रही थी उस टाइम पर इनमें एक्सप्लोसिव मटेरियल इंस्टॉल किया गया है। तो इस तरह इसराइल ने एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो आज इस्तेमाल नहीं होती, जिसको सिर्फ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए उसने हिजबुल्लाह के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है और ये हिजबुल्लाह की इफेक्टिवनेस और सिक्योरिटी कैपेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पहली नौयत का हमला था? क्या इसराइल ने पहले इस तरह के हमले नहीं किए? तो नहीं, इसराइल इनसे पहले हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता रहा है अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। आप सब लोग जानते हैं अभी कुछ अर्सा पहले इस्माइल हानिया का मर्डर होता है और उस अटैक के अंदर इसराइल ने एक शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल मिसाइल इस्तेमाल किया
और इस्माइल हानिया को एलिमिनेट कर दिया। इससे पहले साल 2020 में इसराइल ने एक ऑटोमेटेड गन के थ्रू ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को निशाना बनाया था। ये जो ऑटोमेटेड गन थी, ये सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलती थी, और इसका अटैक इतना प्रिसाइज था, इतना एक्यूरेट था कि इसने एग्जैक्टली उस टारगेट को हिट किया जिसको इसराइल जो है निशाना बनाना चाह रहा था। इसके अलावा इसराइल ने स्मार्ट बॉम्ब्स बनाए हैं जिनको जीपीएस के थ्रू डेटोनेट किया जाता है। ये स्मार्ट बॉम्ब्स के थ्रू 2002 में इसराइल ने हमास के एक लीडर साला शहादे को टारगेट किया था और उसको एलिमिनेट किया था। इसके साथ साथ इसराइल ने हमेशा से सेल फोन और जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी अपने दुश्मनों को एलिमिनेट किया है। 1996 के अंदर हमास का एक और लीडर था जिसका नाम था याह्या आयाश, और उसको इसराइल ने जीपीएस के थ्रू ट्रैक करके टारगेट किया था। इसके साथ साथ इसराइल ने फेशियल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है दुनिया में, और ये उन मुल्कों के लिए होती है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा आबादी के अंदर आप अपने टारगेट को आसानी से नहीं ढूंढ सकते। तो उसके लिए इसराइल ने एक ऐसी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है जिससे आप बड़ा एक्यूरेटली अपने टारगेट को पहचान सकते हैं और उसको हिट कर सकते हैं। और लास्टली इसराइल ने टनल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। वो टनल्स जो मिलिटेंट ग्रुप्स ने बनाई हुई हैं, जो फलस्तीन से एंटर होते हैं इसराइल में टनल्स के थ्रू, इसराइल ने उन टनल्स को डिटेक्ट करके भी उन टनल्स को तबाह कर दिया ताकि ये मिलिटेंट ग्रुप्स इसराइल के अंदर एंटर ना हो सकें। तो इसे टनल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह इसराइल एक हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स को इस्तेमाल करता है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने टारगेट्स को हिट कर सके और एलिमिनेट कर सके। सवाल ये है कि इसराइल किस तरह से डिफरेंट है बाकी ममालिक से। बाकी ममालिक इस टेक्नोलॉजी का क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाते? इसराइल के पास वो क्या एडवांटेज है जो बाकी किसी मुल्क के पास नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल का एडवांस्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसराइल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं जो दुनिया के अंदर लीड करती हैं टेक्नोलॉजिकली। नंबर 1 एल्बाइट सिस्टम, नंबर 2 राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और नंबर 3 इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ये वो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया को लीड कर रही हैं और ये इसराइल के डिफेंस की बैकबोन है। इसके साथ साथ इसराइल अपने बजट का मैक्सिमम पोर्शन अपने डिफेंस पे लगाता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे लगाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाता है कि किस तरह इसराइल इस हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को एलिमिनेट कर सके। इसके साथ साथ इसराइल का एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है मिलिट्री टैलेंट पाइपलाइन। इसमें हर इसराइली सिटीजन के ऊपर लाजिम है कि वो मिलिट्री में सर्व करेगा, और जब ये सिटीजन्स मिलिट्री में सर्व कर रहे होते हैं तो इसराइली फोर्सेस इनमें से टैक्स सेवी लोगों को हायर करती है। इनमें से वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड होते हैं और स्किल्ड होते हैं, और इनको फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देकर इनसे वो काम लिया जाता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और ये ऐसी टेक्नोलॉजीज बना देते हैं जिससे इसराइल के लिए आसान होता है कि वो अपने दुश्मन को टारगेट कर सके। नेक्स्ट ये कि इसराइल एक स्टार्टअप नेशन के तौर पर दुनिया में मानी जाती है। इसराइल के अंदर जितनी भी यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स में हिस्सा लेती है। वो नए से नए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस खोलते हैं और उन स्टार्टअप्स को डिफेंस सेक्टर के साथ लिंक कर दिया जाता है। उन स्टार्टअप्स को, उन छोटे छोटे बिजनेस को मौके दिए जाते हैं कि वो इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए चीजें प्रोड्यूस करें, सर्विसेज जनरेट करें, ताकि इसराइल का डिफेंस ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि इसराइल की 2 बड़ी एजेंसीज हैं, मोसाद जो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती है और दूसरी है शिन बैट जो इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। इन दोनों का जो मर्जर है वो इसराइल के डिफेंस की बैकबोन है। मोसाद ज्यादातर ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन शिन बैट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑपरेशंस करती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस तरह के टूल्स निकालती है कि आपको मशीन्स के थ्रू, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने टारगेट्स को हिट करना पड़े। ये तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हाई टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है इसराइल के प्री एम्प्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन पे। प्री एम्प्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन इसराइल का एक ऐसी डिफेंस पॉलिसी है जिसमें इसराइल कहता है कि इससे पहले हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हमला करे, हम उसको पहले ही एलिमिनेट कर दें। और आज जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, आज जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, उनके लिए जरूरी है कि अगर आज आप अपने डिफेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मन को उठने से पहले, आप पर अटैक करने से पहले खत्म करना होगा, और वो आप तब खत्म कर सकते हैं जब आप टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड होंगे। और लास्टली इसराइल की स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, ये इसराइल के डिफेंस सेक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स को मजीद ताकतवर बनाती है। तो ये वो एडवांटेजेस हैं इसराइल के पास जो बाकी तमाम ममालिक के पास नहीं है, जो हम जैसे मुस्लिम ममालिक के पास नहीं है, कि हम जैसे मुस्लिम ममालिक
इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, इस कटिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाकर, इस पे काम करके इसराइल जैसे दुश्मनों को टारगेट कर सकें, इनको बैकफुट पे लेके जा सकें। तो हमने देखा कि इसराइल किस तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इसराइल किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के बलबूते पे अपने दुश्मनों को बआसानी एलिमिनेट कर सकता है और करता है, जो आज तक हम तमाम मुसलमान ममालिक नहीं कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल जो इन तमाम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहा है, इसके बड़े संगीन कंसिक्वेंसेस निकलेंगे रीजनल पीस के लिए। इसराइल जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, ये ग्रुप्स हमेशा से रेजिस्ट करते रहेंगे और ये अपनी रेजिस्टेंस की स्ट्रगल को जारी रखेंगे। बावजूद इसके कि इसराइल की ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि वो अभी तक इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप्स को टारगेट कर चुका है, लेकिन वो इन दोनों ग्रुप्स के मोराल को आज तक डाउन नहीं कर सका। इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो स्ट्रगल है अगेंस्ट इसराइल, वो खत्म नहीं हो सकी। तो इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि जितना मर्जी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए, लेकिन उसको इस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज का सामना हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जो मुसलमान ग्रुप्स हैं वो एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और जब तक इसराइल उनके कॉज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये मसाइल चलते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती रहेंगी, तबाह बर्बादी होती रहेगी, और पूरा मिडल ईस्टर्न रीजन इस जंगों की वजह से डिस्ट्रक्शन का शिकार होता रहेगा। मेरा आपसे सवाल है कि हम आज बहैसियत मुस्लिम उम्मा क्यों फेल हो गए, हम क्यों ये ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज नहीं बना सके जिससे हम इसराइल को टारगेट कर सकते, हम इसराइल के उन फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस को टारगेट कर सकते, जिस तरह से इसराइल हमारे मुसलमान ममालिक को टारगेट करता है, जिस तरह से मुसलमान ममालिक की उस स्ट्रगल में जारी लोगों को टारगेट करता है। तो क्यों हम आज तक इसराइल की बराबरी में नहीं आ सके? वो कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मुस्लिम उम्मा को कमज़ोर कर रहे हैं? हम इसराइल और पैलेस्टीन के मसले को हल नहीं कर पाए, और उस मसले में मज़ीद शिद्दत आ रही है, और उस शिद्दत से ना सिर्फ रीजनल पीस डिस्टर्ब हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हुई होगी। आपको पता चला होगा कि इसराइल क्यों इतना मिलिटरली और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एडवांस्ड है, और मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा कि हम मुस्लिम उम्मा क्यों आज तक उस लेवल पर नहीं पहुंच सके। और आप क्या समझते हैं, इस इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई, या इसराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है फ़लस्तीन को लेकर, इस मसले का लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है? मैं आने वाली वीडियो में आपसे इसराइल और फ़लस्तीन के मसले पर भी डिटेल में बात करूंगा, जिसमें हिस्टोरिकल और कॉन्टेम्प्रेरी डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं उस पर आपसे अपना थॉरो एनालिसिस शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया।